अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। स्मीना मैडम बिस्तर पर लेट गईं। आधी रात के करीब स्मीना मैडम ने आहिस्ता से आवाज दी, बूटे मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी कमर में बहुत दर्द है। बूटा फौरन उठकर स्मीना मैडम के पास आया। स्मीना मैडम ने कहा, इधर आ जाओ, बिस्तर पर बैठकर मालिश कर दो। फर्श से कैसे करोगे? बूटा कुछ झिझका, मगर स्मीना मैडम के इसरार पर बिस्तर के किनारे बैठ गया। स्मीना मैडम करवट लेकर लेट गईं और बूटा उसकी कमर की मालिश करने लगा। स्मीना मैडम की सांसें कुछ तेज थीं। चंद लम्हों बाद स्मीना मैडम ने करवट बदली तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। उनकी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। स्मीना मैडम ने धीरे से कहा, बूटे मुझे अपने गले लगा लो, मुझे बहुत तन्हाई महसूस हो रही है। बूटे ने स्मीना मैडम को अपने बाजुओं में ले लिया और स्मीना मैडम की ये कहानी एक फकीर की और एक बहुत अमीर औरत की है जिसका शोहर उसे ना मोहब्बत देता है और ना ही वक्त। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। नाजरीन, इस्लामाबाद के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी थी जिसके बाहर हमेशा 2-3 लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थी। उस कोठी की मालकन थी स्मीना मैडम। उसकी उम्र बमुश्किल 36 साल थी, मगर वो इतनी हसीन थी कि कोई भी जवान उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। स्मीना मैडम का रंग दूध से भी ज्यादा गोरा था। उसके लंबे घने बाल कमर से भी नीचे तक लहराते थे। स्मीना मैडम का सरापा ऐसा लगता था जैसे किसी ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा हो। कंधों से लेकर कमर तक उसके जिस्म की दिलकश साख जो कभी कभार दुपट्टे की ओर से झलक जाती थी, देखने वालों की नींदें उड़ा देती थी। स्मीना मैडम को अच्छी तरह मालूम था कि लोग उसे देखकर क्या सोचते हैं, मगर स्मीना मैडम हर बार सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टाल देती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि बाहर से जितनी वो पुरकशिश और खुशहाल दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही तन्हा और खाली थी। स्मीना मैडम का शोहर अकरम एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था। वो दिन भर घर में 5 मिनट भी नहीं रुकता था और रात को वापस आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। ना बात करने की फुर्सत, ना मोहब्बत का इजहार और ना वो तवज्जो जो एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से चाहती है। ये सब कुछ बरसों से उसकी जिंदगी से गायब था। स्मीना मैडम ने कई मर्तबा उसके करीब आने की कोशिश की, मगर हर बार अकरम यही कहता, स्मीना मेरे पास काम ही इतना ज्यादा है कि वक्त नहीं मिलता। मैं तुम्हें हर सहूलत और पैसा तो दे रहा हूँ, फिर और किस चीज की कमी है? लेकिन कमी तो थी, एक ऐसी कमी जिसे वो किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकती थी। एक दोपहर की बात है, स्मीना मैडम घर में अकेली थी। वो नहा धोकर हल्के रंग का सूट पहनकर खुले बालों के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। स्मीना मैडम ने सोचा शायद उसका शोहर आया होगा। उसने बगैर सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। बाहर एक फकीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने और मैले थे, लेकिन कद लंबा था। चेहरा साफ सुथरा था और उम्र तकरीबन 30 बरस मालूम होती थी। उसने हाथ जोड़कर निहायत आजिजी से कहा, बीबी जी, अगर 2 रोटियां मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। स्मीना मैडम ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। उसकी आवाज में ऐसी आजिजी और शाइस्तगी थी जो स्मीना मैडम ने बरसों से किसी में महसूस नहीं की थी। स्मीना मैडम उसके लिए खाना लेने मुड़ी ही थी कि फर्श पर अभी अभी पोछा लगा हुआ था। स्मीना मैडम का पांव फिसला और वो सीधी उस फकीर की तरफ गिर पड़ी। फकीर ने फौरन अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे मजबूती से संभाल लिया। स्मीना मैडम का पूरा वजन उसके बाजुओं पर आ गया था और स्मीना मैडम के पांव हवा में मुअल्लक हो गए थे। फकीर ने उसे आहिस्तगी से सहारा देकर दोबारा जमीन पर खड़ा कर दिया, लेकिन इस दौरान स्मीना मैडम का दायां टखना मुड़ गया था और उसे शदीद दर्द महसूस हुआ। स्मीना मैडम बेख्तियार बोल उठी, हाय मेरा पांव। फकीर ने दोबारा स्मीना मैडम को सहारा दिया और बगैर कुछ कहे उसे सोफे पर बिठा दिया। कई बरसों बाद स्मीना मैडम किसी मर्द के इतने करीब आई थी। फकीर ने फौरन अपना पुराना सा रुमाल उतारा और स्मीना मैडम के पांव पर बांधने लगा। फिर उसने निहायत एहतियात और नरमी से स्मीना मैडम के टखने की मालिश करना शुरू कर दी। उसकी उंगलियों में ऐसी नरमी थी कि स्मीना मैडम को महसूस हुआ जैसे कोई माहिर मुआलिज उसका इलाज कर रहा हो। उसका हाथ स्मीना मैडम के पांव पर था और बरसों बाद स्मीना मैडम पहली मर्तबा
किसी मर्द के लम्स को महसूस कर रही थी। समीना मैडम खामोशी से उस फकीर को गौर से देखती रही। कुछ देर बाद फकीर ने कहा, बीबी जी, सिर्फ मौज आई है, ज्यादा फिक्र की बात नहीं, लेकिन अभी आपको आराम करना होगा। आप हिलने की कोशिश ना करें, मैं अभी इसे बेहतर कर देता हूँ। वो उसके पाँव को दबा रहा था, मगर इतनी नरमी, एहतियात और शफकत के साथ कि समीना मैडम की आंखें बंद हो गईं। बरसों बाद किसी ने उसका इस कदर ख्याल रखा था। समीना मैडम खामोशी से उस फकीर को देखती रहीं। उसका चेहरा उसके करीब था और समीना मैडम उसकी सांसों की आहट तक महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद समीना मैडम के पाँव का दर्द काफी कम हो गया, मगर फकीर के नरम लम्स की वजह से समीना मैडम का दिल पहले से ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। फिर समीना मैडम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, लोग तो मुझे कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम बूटा रखा था। समीना मैडम ने हैरत से पूछा, बूटे, तुम इतनी अच्छी मालिश कैसे कर लेते हो? बूटे ने आहिस्ता से जवाब दिया, पहले मैं एक हड्डियों के हकीम के पास काम करता था, वहां से जोड़ दुरुस्त करना और मालिश करना सीख लिया था। फिर हालात ऐसे बदले कि सड़कों पर आना पड़ गया। समीना मैडम ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उनमें वो लालच नहीं था जो अक्सर भीख मांगने वालों की आंखों में नजर आता है, बल्कि एक अजीब सा सुकून और सादगी थी। समीना मैडम ने कहा, तुम तो रोटी मांगने आए थे ना? आओ मेरे साथ बावर्ची खाने में चलो। समीना मैडम लंगड़ाते हुए चलने लगी तो बूटे ने दोबारा उसे सहारा दिया। बावर्ची खाने में पहुंचकर समीना मैडम ने फ्रिज खोला और उसके लिए भरपूर खाना निकाला। बूटे ने निहायत अदब और सलीके से खाना खाया, जबकि समीना मैडम खामोशी से सामने बैठी उसे देखती रही। समीना मैडम खुद इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर दिल हार बैठे, मगर आज पहली बार समीना मैडम खुद किसी मर्द को इस कदर गौर से देख रही थी। समीना मैडम के दिल में ख्याल आया कि अगर इसका शोहर उसे मोहब्बत और वक्त देता तो शायद वो किसी दूसरे शख्स को इस तरह न देखती। इसी दौरान समीना मैडम के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे अपने घर ही रख लूं, ये मेरे सारे काम भी कर दिया करेगा और इसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। खाना खत्म होने के बाद बूटे ने अदब से हाथ जोड़े और जाने लगा। समीना मैडम ने उसे रोक कर कहा, रुको, आज से तुम यहीं रहोगे, मेरे घर काम करोगे, रहने, खाने, कपड़ों, हर चीज का इंतजाम होगा और तनख्वाह भी मिलेगी। बूटा हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए कहा, बीबी जी, मैं तो एक फकीर हूँ, आपकी इतनी बड़ी कोठी में कैसे रह सकता हूँ? समीना मैडम ने नरमी से जवाब दिया, मुझे कोई फकीर नहीं, एक अच्छा इंसान चाहिए था। आज तुमने मेरे लिए वो किया है जो शायद कोई और न कर सका। बस एक शर्त है, मेरे सामने कभी खुद को फकीर मत कहना। बूटे ने खामोशी से सर झुका लिया। उसी दिन से वो उस कोठी में रहने लगा। शुरू में उसे बाहर वाले कमरे में जगह दी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद समीना मैडम ने उसे अंदर का एक बेहतर कमरा दे दिया। उसके लिए नए कपड़े भी खरीदे गए। वो बाग की देखभाल करता, गाड़ियां धोता और कभी कभार बावर्ची खाने के कामों में भी हाथ बटा देता, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त वो समीना मैडम के साथ गुजारता था। जब भी समीना मैडम को सर दर्द, कमर दर्द या कोई मामूली तकलीफ होती, बूटा बगैर बुलाए आ जाता और समीना मैडम की मालिश कर देता। एक दिन समीना मैडम को एक शादी में शिरकत के लिए जाना पड़ा। सफर तकरीबन 7 घंटे का था। जब समीना मैडम वापस घर पहुंची तो रात के 10 बज चुके थे। समीना मैडम अपने कमरे में अकेली आराम कर रही थी कि बूटा दरवाजे पर आया और आहिस्ता से दस्तक दी। उसने पूछा, मैडम जी, आज आपने पूरा दिन सफर किया है, आपके पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा? समीना मैडम मुस्कुरा कर बोली, हाँ, आ जाओ अंदर। बूटा कमरे में आया। समीना मैडम बिस्तर पर लेट गई और बूटा उसके पाँव की मालिश करने लगा। कभी कभी उसके हाथ घुटनों तक भी पहुंच जाते। समीना मैडम की सांसें तेज हो जाती, मगर वो कुछ न कहती, सिर्फ आंखें बंद कर लेती। बूटा भी खामोशी से अपना काम करता रहता। कुछ देर बाद समीना मैडम ने आहिस्ता से कहा, बूटे, तुम्हारी उंगलियों में तो जैसे जादू है। बूटा मुस्कुरा कर बोला, बीवी जी, कोई बात नहीं, जब तक आप खुद न कहें मैं नहीं रुकूंगा। तकरीबन 2 घंटे की मालिश के बाद समीना मैडम को नींद आ गई। बूटा खामोशी से उसे देखता रहा। उसके दिल में ख्याल आया, मैडम कितनी अच्छी और मेहरबान हैं। समीना मैडम के शोहर वाकई बहुत खुश नसीब होंगे। ये सोचकर वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया।
आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। स्मीना मैडम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का दर्द बूटे के सामने बयान करना शुरू कर दिया। एक दिन स्मीना मैडम ने कहा, बूटे तुम्हें मालूम है मेरे पास हर चीज है मगर सुकून नहीं। अकरम के लिए तो जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं। बूटा खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर नरमी से बोला, मैडम जी, जिस इंसान के पास दिल का सुकून ना हो उसके पास हकीकत में कुछ भी नहीं होता। आप बहुत अच्छी हैं और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। यह सुनकर स्मीना मैडम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेख्तियार बूटे का हाथ थाम लिया। बूटे ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया बल्कि खामोशी से स्मीना मैडम के हाथ पर तसल्ली भरा लम्स रखे रहा। एक रात की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी और बिजली भी चली गई थी। स्मीना मैडम ने जानबूझकर पूरे घर की बिजली बंद करवा दी, सिर्फ अपने कमरे की रोशनी और पंखा चलने दिया। स्मीना मैडम के दिल में ख्वाहिश थी कि आज बूटा उसके कमरे में कुछ ज्यादा देर रुके। स्मीना मैडम ने कहा, बूटे आज बहुत गर्मी है, तुम भी पंखे के नीचे सो जाओ, बाहर वाले कमरे में बहुत हवस होगा। बूटे ने अदब से जवाब दिया, नहीं जी, मैं ठीक हूँ। स्मीना मैडम ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा हुक्म है, आज तुम मेरे कमरे में ही फर्श पर सो जाओ। बूटे ने खामोशी से फर्श पर चादर बिछा दी। स्मीना मैडम बिस्तर पर लेट गईं। आधी रात के करीब स्मीना मैडम ने आहिस्ता से आवाज दी, बूटे मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी कमर में बहुत दर्द है। बूटा फौरन उठकर स्मीना मैडम के पास आया। स्मीना मैडम ने कहा, इधर आ जाओ, बिस्तर पर बैठकर मालिश कर दो। फर्श से कैसे करोगे? बूटा कुछ झिझका, मगर स्मीना मैडम के इसरार पर बिस्तर के किनारे बैठ गया। स्मीना मैडम करवट लेकर लेट गईं और बूटा उसकी कमर की मालिश करने लगा। स्मीना मैडम की सांसें कुछ तेज थीं। चंद लम्हों बाद स्मीना मैडम ने करवट बदली तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। उनकी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। स्मीना मैडम ने धीरे से कहा, बूटे मुझे अपने गले लगा लो, मुझे बहुत तन्हाई महसूस हो रही है। बूटे ने एक लम्हे के लिए उसे अपने बाजुओं में लिया मगर फौरन खुद को पीछे हटा लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, ये मुनासिब नहीं है, आप बहुत बुलंद मुकाम की मालिक हैं और मैं एक मामूली आदमी हूँ, मैं आपका मुलाजिम हूँ। ये सुनकर स्मीना मैडम की आंखें नम हो गईं। स्मीना मैडम ने कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ मुलाजिम नहीं हो बल्कि सबसे ज्यादा करीब इंसान हो। आज तक किसी ने मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत और इतनी तवज्जो नहीं दी। बूटे ने खामोशी से सर झुका लिया, फिर वापस फर्श पर जाकर लेट गया। मगर स्मीना मैडम पूरी रात सो न सकी। अगले चंद महीनों में दोनों के दरमियान एतमाद और कुर्बत का रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। बूटा अब सिर्फ मुलाजिम नहीं रहा था, वो स्मीना मैडम का सहारा, उसका दोस्त और उसके दिल का सुकून बन चुका था। आखिरकार स्मीना मैडम ने अकरम से तलाक की बात छेड़ दी। अकरम पर उसका कोई असर न हुआ। उसने बेपरवाही से कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर मुआशरा कहाँ खामोश रहता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और स्मीना मैडम का बूटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना उनकी गुफ्तगू का मौजू बन गया। एक दिन स्मीना मैडम ने बूटे को अपने पास बुलाया और कहा, बूटे, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये मुआशरा, ये लोग, ये कोठी, ये दौलत, सब कुछ झूठा लगता है। मैं तुम्हारे साथ कहीं बहुत दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ हमें कोई न जानता हो, सिर्फ तुम और मैं। बूटा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैडम जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मगर मैं आपके काबिल नहीं हूँ। स्मीना मैडम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। और फिर एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, स्मीना मैडम ने सिर्फ एक छोटा सा बैग उठाया, बूटे का हाथ थामा और दोनों खामोशी से घर से निकल गए। वो कोठी के पिछले दरवाजे से बाहर आए, जहाँ एक पुरानी गाड़ी पहले ही तैयार खड़ी थी। दोनों उसमें बैठे और एक अनजान शहर की तरफ रवाना हो गए। रात काफी गुजर चुकी थी, शहर की आखिरी रोशनियां भी पीछे रह गई थीं। अब ड्राइविंग बूटा कर रहा था, जबकि स्मीना मैडम उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। स्मीना मैडम ने अपना सर बूटे के कंधे पर टिका रखा था। दोनों खामोश थे, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज और बाहर से खिड़की के रास्ते से आती ठंडी हवा ही सुनाई दे रही थी। स्मीना मैडम ने आहिस्ता से कहा, बूटे, मुझे डर लग रहा है। बूटे ने जवाब दिया, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। स्मीना मैडम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सुबह 7 बजे तक वो एक छोटे से गांव पहुंच गए, जिसका नाम नूरपुर था। यहाँ ना स्मीना मैडम को कोई जानता था और ना ही बूटे को।
دونوں نے کرائے پر ایک پرانا سا مکان لے لیا۔ اس میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور سامنے نیم کا ایک درخت تھا۔ مکان کی مالکن ایک بیوہ بزرگ خاتون تھی جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے انہیں چابی دے دی۔ پہلے 2 ہفتے دونوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ سمینا میڈم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نوکروں، ڈرائیور اور اے سی کے بغیر بھی زندگی اتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ بوٹا صبح جلدی اٹھتا، چائے بناتا اور سمینا میڈم کو بستر پر ہی لا کر دیتا۔ پھر دونوں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن سمینا میڈم نے کہا، بوٹے میں تم سے سادہ طریقے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بوٹا ہنس کر بولا، اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ سمینا میڈم مسکرائی اور بولی، مذاق تو میری پچھلی زندگی تھی، اصلی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ 2 ہفتے بعد دونوں کورٹ گئے اور شادی کر لی۔ شادی کے بعد سمینا میڈم نے اپنی کوٹھی، گاڑیاں اور تقریباً ساری دولت اپنے وکیل کے ذریعے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صرف ایک بینک اکاؤنٹ رکھا جس میں چند لاکھ روپے تھے تاکہ نئی زندگی کا آغاز آسانی سے ہو سکے۔ بوٹے کو گاؤں نورپور کے ایک اسکول میں استاد کی ملازمت مل گئی۔ وہ بچوں کو پڑھاتا اور ساتھ ہی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کا دیسی علاج بھی کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دور دور سے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ سمینا میڈم گھر سنبھالتی، کھانا پکاتی، دھیرے دھیرے ان کا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد سمینا میڈم کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب اس نے یہ خوشخبری بوٹے کو سنائی تو وہ خوشی سے رو پڑا۔ اس نے سمینا میڈم کو اٹھا لیا اور پورے گھر میں خوشی سے گھومتا رہا۔ 9 ماہ بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ہنا رکھا۔ جب ہنا 2 سال کی ہوئی تو ایک دن سمینا میڈم کی پرانی کوٹھی کا ڈرائیور انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ سمینا میڈم کو دیکھتے ہی وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، میڈم جی، اکرم صاحب بہت بیمار ہیں، وہ آپ کو یاد کرتے زندگی کے آخری لمحوں میں پہنچ چکے ہیں، بس ایک بار ان سے مل لیجئے۔ سمینا میڈم خاموش رہی۔ بوٹے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ سمینا میڈم نے مسکرا کر جواب دیا، میری زندگی اب یہاں ہے، جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ 1 ہفتے بعد اکرم کی وفات کی خبر اخبار میں شائع ہوئی۔ سرخی تھی، ارب پتی اکرم کا انتقال، کوئی وارث نہیں۔ سمینا میڈم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی بیٹی ہنا کو گود میں اٹھایا اور چائے بنانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، ہنا بڑی ہوتی گئی۔ بوٹا پورے گاؤں میں ایک نہایت معزز شخص بن چکا تھا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا یتیم خانہ بھی قائم کر لیا۔ یہ تھی سمینا میڈم اور بوٹے کی کہانی، جو ایک فقیر اور ایک امیر عورت کے درمیان شروع ہوئی تھی، مگر آخر کار 2 انسانوں کے سچے رشتے پر ختم ہوئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اگرچہ پیسہ ضروری ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ ضروری محبت، اپنائیت، عزت اور دل کا سکون ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔